वेलकम टू चंद्रा पैराडाइज कॉलेज। आज हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत प्रीपोजिशन के बारे में जानते हैं। आज हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी शब्द भेद के अंतर्गत प्रीपोजिशन संबंधवाचक अव्यय के बारे में जो है स्टडी करेंगे। परिभाषा आपके सामने है। परिभाषा पहले लिख लेना इसलिए जरूरी होता है थोड़ा सा कि समय बच जाता है। A preposition is a word which is used before a noun or a pronoun and shows its relation with another person or things। अर्थात संबंधवाचक अव्यय वह शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के ठीक पहले आकर के संज्ञा या सर्वनाम के द्वारा इंडिकेटेड संकेतिक किसी व्यक्ति या वस्तु का से संबंध बनाता है। कैसे समझिए, संबंधवाचक विशेषण वह विशेषण होता है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के ठीक पहले आकर के उस संज्ञा या सर्वनाम के द्वारा किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर जब संकेत कर रहा होता है उसके साथ उसका संबंध बताने का जो काम करता है, जो वर्ड काम करता है, वही क्या कहलाता है? प्रीपोजिशन कहलाता है। अब संबंधवाचक अव्यय कहलाता है। ये तो मैंने बहुत विस्तार में बता दिया, स्पष्ट परिभाषा। इसको आप बहुत संक्षिप्त रूप में भी आप इसको परिभाषित कर सकते हैं हिंदी में कि संबंधवाचक अव्यय वह अव्यय होता है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम का संबंध किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम या किसी व्यक्ति या वस्तु से उसका संबंध बताने का काम करता है। वही आपका क्या होता है? प्रीपोजिशन होता है, संबंधवाचक अव्यय होता है। तो इस प्रकार से हम इसको डिनोट कर सकते हैं और इसका स्टडी करके इसको हम रख भी सकते हैं। और टाइप्स में अगर आप आ जाइए तो वैसे तो आप एक साथ अध्ययन कर सकते हैं, देख सकते हैं सभी चीजों को, लेकिन डिफाइन करके पढ़ना थोड़ा सा और स्पष्ट हो जाता है। तो टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन अर्थात अब संबंधवाचक अव्यय के प्रकार। अगर संबंधवाचक अव्यय के प्रकार के बारे में अगर हम देखें तो निश्चय ही आप ध्यान से कीजिए कि सबसे पहला प्रकार है आपका सिंपल प्रीपोजिशन, साधारण संबंधवाचक अव्यय। साधारण संबंधवाचक अव्यय इसका स्पष्टीकरण एकदम स्पष्ट ये है, इसको हम एकदम आसान भाषा में कह सकते हैं कि जो सबसे छोटे सिलेबल का, ध्यान रखें, जो सबसे छोटे सिलेबल माने स्पेलिंग जिसको आप करते हैं, सबसे छोटी स्पेलिंग में जो वर्ड होता है प्रीपोजिशन के अंतर्गत आने वाला जो वर्ड होता है, जैसे कि देखिए आप इन, ऑन, अपॉन, एट, इनटू, ये सब बहुत मिनी या स्मॉल सिलेबल वर्ड है। तो ये जो बहुत छोटी स्पेलिंग में जो वर्ड प्रीपोजिशन के अंतर्गत आते हैं उनको हम सिंपल प्रीपोजिशन, साधारण जो है संबंधवाचक अव्यय के अंतर्गत रखते हैं। इसे आप जो है देख सकते हैं। और भी तमाम वर्ड हैं जो छोटे में हो, आप प्रीपोजिशन के बारे में जानते ही वैसे हैं। तो जितने भी छोटे छोटे शब्द होते हैं वो प्रीपोजिशन के अंतर्गत, लेकिन प्रीपोजिशन के अंतर्गत ही आने चाहिए वो वर्ड। तो ऐसे में जो है इसको हम कहते हैं सिंपल प्रीपोजिशन, साधारण संबंधवाचक अव्यय। और इसी प्रकार से दूसरा प्रकार हमारा है कंपाउंड प्रीपोजिशन। कंपाउंड प्रीपोजिशन आप इसको संयुक्त कहते हैं, संयुक्त संबंधवाचक अव्यय। संयुक्त का मतलब होता है इनका जो सिलेबल होता है, इनकी जो स्पेलिंग होती है वह जो आपका सिंपल प्रीपोजिशन है उससे थोड़ा सा बड़ा होता है। आप ध्यान से देखिए, उससे थोड़ी बड़ी स्पेलिंग इसकी होती है। जैसे कि लिखा गया है अबाउट, अक्रॉस, एमंग। अब इसको संयुक्त क्यों कहा गया? संयुक्त इसको इसलिए कहा गया क्योंकि ये दो या दो से अधिक वर्डों से मिलकर के आप बना रहे हैं। ध्यान देखिए, ये मिलकर एक शब्द बन जाता है। अब जैसे देखिए आउट, आप ध्यान देखें आउट वर्ड में ए बी संयोग हो गया। अब आउट एक अपना प्लूरल लेकर के आता है, ए बी आप जो है आपका सिलेबल है। तो आप ये देखिए आउट और ए बी मिलकर के अबाउट बन गया। अब क्रॉस में आप देखिए, क्रॉस में देखिए, क्रॉस वर्ड आप जानते ही हैं, क्रॉस माने पार करना होता है, लेकिन देखिए इसमें ए शब्द जुड़ गया, इन दो वर्डों से मिलकर बन गया, इसलिए इसको संयुक्त कहते हैं, दो वर्डों से मिलकर बना होता है। ऐसे ही आप देखिए एमंग, एमंग में आप देखेंगे ए शब्द जुड़ा है, मंग वर्ड जुड़ा हुआ है, ये मिलकर के जो है आपका वर्ड बन गया है। इसी प्रकार से जब इसीलिए इसको कंपाउंड प्रीपोजिशन कहा जाता है, संयुक्त संबंधवाचक अव्यय इसको कहा जाता है। तो ऐसे अव्यय जैसे बिटवीन आप देख लीजिए, बिसाइड आप देख लीजिए, ऐसे और भी वर्ड तमाम थे। जगह कम होने के नाते मैंने थोड़ा सा कार्ड में दिया है, आप उसको
आसान भाषा में समझ लीजिए। और बाकी जो है तीसरा जो प्रकार आपका है फ्रेज, फ्रेज प्रीपोजिशन। फ्रेज प्रीपोजिशन जिसको आप उपवाक्य कहते हैं, ये देखिए आपका उपवाक्य प्रीपोजिशन आपके हैं। इसको आप देखेंगे दो शब्दों से मिलकर तो बने होते हैं, लेकिन सभी शब्द अलग अलग रहते हैं। अब जैसे देखिए आप यहाँ पर अकॉर्डिंग अलग है, टू अलग है, ये दोनों मिलकर अकॉर्डिंग टू के अनुसार की बात है। अब देखिए इन, इंस्पाइट और ऑफ, ये तीन वर्डों से मिलकर बना होता है। जब जो है ऐसे प्रीपोजिशन वर्ड जो है जब वो दो या दो से अधिक शब्दों से बने होते हैं, जैसे इसमें दो शब्दों से मिलकर बना, इसमें तीन शब्दों से मिलकर बना, और वर्ड है चार शब्दों से भी हो सकते हैं, और भी शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना सकते हैं। ऐसे तमाम वर्ड हैं जिनको स्टडी करके हम अलग से रखते हैं या उसको ध्यान में रखते हैं। ऐसे प्रीपोजिशन को हम फ्रेज प्रीपोजिशन बोलते हैं। तो इस प्रकार से हम अलग अलग जो है प्रकारों में डिफाइन करके समझ सकते हैं कि सिंपल प्रीपोजिशन किस टाइप के होते हैं, कि कैसे हम समझ जाएंगे सिंपल प्रीपोजिशन है, और कैसे हम समझेंगे कंपाउंड प्रीपोजिशन है, जब दो शब्दों से मिलकर बना हो लेकिन उसकी स्पेलिंग बहुत ज्यादा बड़ी न हो, अलग अलग वर्ड न हो, जो भी वर्ड हो एक में मिल करके एक वर्ड का निर्माण करें, ऐसे हम कंपाउंड प्रीपोजिशन की बात करते हैं। लेकिन फ्रेज प्रीपोजिशन वह प्रीपोजिशन होता है जो कई शब्दों से मिलकर बना होता है, लेकिन शब्द सभी अलग अलग होते हैं, लेकिन मिला जहां भी उनका प्रयोग होता है एक साथ होता है। अब जैसे आप ध्यान देखिए, टू तो प्रीपोजिशन है ही, अब आप कहें टू तो प्रीपोजिशन इसके अंदर आएगा है, लेकिन अलग से टू प्रीपोजिशन है, लेकिन ये अलग अपना वर्चस्व लेकर नहीं है, ये अकॉर्डिंग के साथ आया, अकॉर्डिंग के अनुसार सेंस में आ गया। तो ऐसे में हम जहां भी यूज करेंगे इस प्रीपोजिशन का अकॉर्डिंग टू ही लगाएंगे, ना कि केवल अकॉर्डिंग से लगाएंगे, ना तो टू लगाएंगे। अगर हम टू केवल लगाएंगे चला जाएगा इसमें सिंपल प्रीपोजिशन में, अगर हम केवल अकॉर्डिंग कर देंगे तो चला जाएगा कंपाउंड प्रीपोजिशन में, लेकिन जब इन दोनों वर्डों का इस्तेमाल हम करेंगे तो चला जाएगा फ्रेज प्रीपोजिशन में। इस प्रकार से जो है तीन प्रकार के जो है प्रीपोजिशन को हम कैटेगराइज कर सकते हैं। इसको हम आसान भाषा में इसको इस प्रकार से डिनोट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अब बात करते हैं कि आखिर प्रीपोजिशन किस सेंस में और कैसे प्रयोग होते हैं। अब किस सेंस में कैसे प्रयोग होते हैं, इसके प्रयोग की तमाम विधियां हैं। अगर है, अब ध्यान से आप देखिए, ये दो वर्ड मैंने लिखा है, एक वर्ड मैंने लिखा बिटवीन, एक वर्ड मैंने लिखा एमंग। अगर मैं पूछूं ये जो तीन प्रकार मैंने आपको बताया, तीनों प्रकारों में कौन सा प्रकार है, तो आप तुरंत देखेंगे बहुत छोटा वर्ड भी नहीं है, और न तो दो या दो से अधिक शब्दों से शब्द हैं उसके साथ मिले हुए नहीं है। आप ध्यान देखिए, है तो दो शब्द लेकिन मिल करके एक शब्द बन गया, लेकिन लॉन्ग सिलेबल का है, लंबी स्पेलिंग का है, बहुत स्मॉल स्पेलिंग का नहीं, इसलिए कहेंगे कंपाउंड प्रीपोजिशन है। तो कंपाउंड प्रीपोजिशन है, तो आप देखिए बिटवीन और अमंग। अब सवाल ये होता है, दोनों का अर्थ एक ही होता है, बिटवीन माने भी के बीच होता है और अमंग माने भी के बीच होता है। दोनों का अर्थ क्या होता है, के बीच, दोनों का अर्थ के बीच होता है। अब ध्यान से आप देखेंगे, के बीच की ओर, ऐसे तमाम अर्थ इसका आप ले सकते हैं। अब के बीच जब दोनों का अर्थ एक होता है तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर कैसे हम समझेंगे अमंग लगाएं, कैसे हम समझेंगे बिटवीन लगाएं। तो प्रीपोजिशन का जो प्रयोग होता है वो काफी डिफिकल्ट होता है, हर पहलू पर आप उसका अध्ययन करेंगे तो बहुत डीप जाना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको बहुत आसान भाषा में कुछ वर्डों के बारे में बता देता हूँ। सभी वर्डों के बारे में बताना संभव नहीं है, लेकिन मैं कुछ आसान भाषा में आपको बताता हूँ। बिटवीन कहाँ प्रयोग होता है, सीधा सीधा बिटवीन दो लोगों के मध्य जब कोई बात हो, जब दो लोगों के मध्य कोई बात हो, दो लोगों के बीच कोई चीज बांटने की बात आए, कोई चीज देने लेने की बात आए, कोई चीज डिस्ट्रीब्यूट करने की बात आए, ऐसे में हम किसका प्रयोग करते हैं, बिटवीन का प्रयोग करते हैं। और अमंग का प्रयोग वहीं पर दो से अधिक, ध्यान रखें, दो से अधिक की जब बात आ जाए, जब दो से अधिक की बात आ जाए तो आप तुरंत समझ जाइए हमको क्या लगाना है, अमंग लगाना है। यानी के बीच की अंग्रेजी अगर किसी वाक्य में के बीच आ गया, जैसे कहा जाए कि पुरस्कार, आप एग्जाम्पल देखिए, जैसे कहा जाए पुरस्कार बच्चों में या बच्चों के बीच बांटना चाहिए। अब आप गौर देखिए, वाक्य लिखा है पुरस्कार बच्चों के बीच बांटना चाहिए, बच्चों के बीच, या इसको आप आगे भी कर सकते हैं, बच्चों के बीच पुरस्कार बांटना चाहिए। अब आप ध्यान दीजिए के बीच, अब यही सवाल उठेगा आपके दिमाग में कि आखिर यहाँ पर हम अमंग लगाएं कि बिटवीन लगाएं। अब आप गौर देखिए, क्या कहीं बच्चों की बात कही गई है, बच्चों क्या है, बहुवचन में है, जाहिर सी बात है बहुवचन है, दो लोग तो है नहीं, दो लोग से अधिक की बात हो रही है हमेशा। अगर दो का जिक्र है, जैसे पुरस्कार दो बच्चों के बीच बांटना चाहिए, अगर यहाँ दो बच्चों आ गया होगा तो हम लगा देते बिटवीन, लेकिन यहाँ क्या लगाएंगे हम, यहाँ हम लगाएंगे के बीच के लिए क्या लगाएंगे, अमंग लगाएंगे। यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि पुरस्कार
हम लिखेंगे द प्राइस शुड distribute among the children। अब आप गौर से देख लीजिए, एमंग का प्रयोग हमने किया, इसका प्रयोग किया, एमंग का प्रयोग किया। इसके अंग्रेजी में के बीच के अंग्रेजी में एमंग लगा दिया। यहाँ पर लिखा द प्राइज शुड डिस्ट्रीब्यूट एमंग द चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन क्योंकि बच्चे बहुत से थे, बहुत सारे बच्चों की दो का जिक्र आया नहीं था, इसलिए हम एमंग का प्रयोग कर दिया। अगर बाई चांस दो लोगों का जिक्र आया होता, हम एमंग का प्रयोग न करके किसका प्रयोग करते, बिटवीन का प्रयोग करते। इस प्रकार से बिटवीन का विशेष आप ले सकते हैं। जैसे कह दिया जाए एग्जाम्पल के तौर पर कि जिसे कहा जाए मिठाई दो लोगों के बीच बांटना चाहिए। अगर ऐसा सेंस ले, यहाँ भी आप ध्यान देखिए के बीच शब्द आया है। अब जब के बीच शब्द आया है तो ध्यान देखिए कि यहाँ स्पष्ट है दो लोगों के बीच बांटा जाएगा। जब दो लोगों के बीच बांटा जाएगा लिखा जाएगा द स्वीट शुड distribute between two person। ऐसे में आप कर सकते हैं। तो आप ध्यान से देखिए यहाँ पर बिटवीन का प्रयोग किया है, क्यों? क्योंकि दो लोगों के बीच की बात हो रही है। इस प्रकार से जो प्रीपोजिशन होते हैं वो अलग अलग प्रकार के प्रीपोजिशन अलग अलग प्रकार के सेंस में प्रयोग होते हैं। बहुत सारे प्रीपोजिशन होते हैं, सैकड़ों की संख्या में प्रीपोजिशन होते हैं। अब सबका प्रयोग, एक ही शब्द का प्रयोग, एक ही प्रीपोजिशन का प्रयोग 4 से 5 या 7 सेंसों में कभी कभी प्रयोग होता है। तो इनको थोड़ा सा डीप में पढ़ना डिफिकल्ट थोड़ा सा है ही, लेकिन आप इन शब्दों का थोड़ा जो है क्लियर करिए। एक मैंने एग्जाम्पल केवल आपको बताया है। इस प्रकार से तमाम वर्ड यूज होते हैं। आप बहुत ही स्मॉल में आप देख सकते हैं, जैसे इन, ऑन, इनटू, एट, इन्हीं का प्रयोग आप देख लीजिए ध्यान से, बहुत ही अब जैसे देखिए इन का प्रयोग कहाँ होता है, इन माने में भी होता है और इन माने पर भी होता है। आप ध्यान देखिए इन का प्रयोग वहां पर होता है, भाई समय के सेंस में भी होता है, लेकिन आप ध्यान रखें बहुत कॉमन सेंस की मैं बात कर रहा हूं कि इन का प्रयोग तब होता है जब किसी स्थान पर कोई चीज मौजूद हो लेकिन वह कम से कम दो तरफ से घिरी हुई हो। ध्यान रखें जब दो तरफ से घिरी हुई हो, कम से कम दो तरफ से घिरी हुई हो। अगर दो तरफ से घिरी हुई होगी, घिरी हुई हो, अगर दो तरफ से घिरी हुई हो, यानी कि इसका सेंस हम में तभी लगा पाएंगे या पर का सेंस तभी लगा पाएंगे जब कोई चीज दो तरफ से घिरी हुई हो, तब हम क्या यूज करेंगे, इन का प्रयोग करेंगे। लेकिन वहीं पर आन का प्रयोग कहां करेंगे, इसका भी अर्थ में भी होता है और इसका भी अर्थ क्या होता है, पर भी होता है। दोनों अर्थ इसका होता है। में और पर का सेंस चाहे में आया चाहे पर, अब आपको सोचना है कि ऑन लगाना है, इन लगाना है। दोनों का अर्थ एक है, समस्या निश्चित होगी इन लगाए कि ऑन लगाए। तो अगर आपको ये ख्याल आएगा कि जब वस्तु दो तरफ से घिरी हुई हो, तीन तरफ से घिरी हुई हो, कम से कम मैंने बताया दो तरफ से, तीन तरफ से या चारों तरफ से घिरी हुई हो, तभी आप इनका प्रयोग करेंगे। और अगर ऑन का प्रयोग करना है तो वो एक तरफ से घिरी होनी चाहिए, एक तरफ से घिरी होनी चाहिए या एकदम प्लेन होनी चाहिए, या तो एकदम प्लेन होनी चाहिए। दो बातें हैं, एक तरफ से घिरी हुई हो या तो प्लेन। जैसे अगर आप हत्थेदार कुर्सी पर बैठेंगे तब अगर वहां पर कहा जैसे कहा जाए प्रधानाचार्य कुर्सी पर बैठे हैं, अब कुर्सी आप ध्यान से देखिए अगर हत्थेदार कुर्सी है तब तो आप वहां पर की अंग्रेजी इन लगाएंगे। प्रधानाचार्य कुर्सी पर बैठे तो पर की अंग्रेजी आप क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे। लेकिन अगर वही कुर्सी हत्थेदार न हो करके केवल पीछे उठने वाली हो, बस ऐसे बैठने वाले सेंस में अगर हो, वहीं पर की अंग्रेजी आप क्या लगाएंगे, ऑन लगाएंगे। इतना सेंस फर्क होता है। अगर आदमी बेड पर बैठा है, क्योंकि बेड
बेड आप देखते हैं एक तरफ से थोड़ा सा उठा होता है, दो तरफ से इसे उठा होता है, तो आप बेड पर बैठने की बात आएगी, दो तरफ से घिर गया तो आप किसका प्रयोग करेंगे, इन का प्रयोग करेंगे। कुर्सी जैसे मैंने आपको बताया, अगर हत्थेदार कुर्सी है, इस प्रकार से अगर हत्थेदार कुर्सी है तब आप क्या लगाएंगे, आप इन लगाएंगे। लेकिन अगर कुर्सी जो है ऐसे करके है, केवल ऐसे करके है, तब आप क्या लगाएंगे, ऑन लगाएंगे। तख्ते पर आप बैठे हैं, अपनी बेंच पर बैठे हैं, डेस्क पर बैठे हैं, तब आप ऑन लगाएंगे। इस प्रकार से इस प्रीपोजिशन में जो सिंपल प्रीपोजिशन के अंदर ये वर्ड आते हैं, इनके प्रकार में आप इस प्रकार से आप इसका अध्ययन कर सकते हैं। तीसरी बात आती है एट की। अभी हम इसको छोड़ते हैं 1 मिनट के लिए। एट की बात आती है। यहाँ एट, इन और ऑन तीनों का संबंध है, क्योंकि तीनों का अर्थ एक ही होता है, इसका भी अर्थ में और पर होता है। अब सवाल ये उठता है, अब तो बात और फंस गई, तीनों का अब तक तो मैंने क्लियर कर दिया कि ये 2 थे, हमने डिफाइन कर लिया कि 2 का प्रयोग कैसे करना है, लेकिन समस्या उठती है तब जब एट भी आ जाता है। तो ध्यान रखें, एट का प्रयोग पर के सेंस में या मे के सेंस में तब लगाया जाता है, इसका सेंस जब उसके आसपास कोई चीज हो, किसी चीज के आसपास जब कोई चीज हो, इर्द गिर्द हो, उसके नजदीक जब हो, न तो उसके ठीक ऊपर हो, न तो उसके नीचे हो, कहीं ना हो, बल्कि उसके आसपास जब हो, तब ऐसे सेंस में पर की अंग्रेजी या मे की अंग्रेजी क्या लगानी चाहिए, एट लगानी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कह दिया जाए, जैसे कहा जाए लड़का कुएं पर बैठा है। अब आप कुएं का सेंस समझ लीजिए, लड़का कुएं पर बैठा है, मान लीजिए चबूतरा है कुएं का, अगर आप कहेंगे लड़का कुएं पर बैठा है, अगर कुएं, लड़का लिख करके देख लेते हैं, लड़का कुएं पर बैठा है, लड़का कुएं पर बैठा, पर की अंग्रेजी अब आप कंफ्यूजन पड़ेगा, पर की अंग्रेजी एट भी होती, पर की अंग्रेजी ऑन भी होती, पर की अंग्रेजी इन। अक्सर बच्चे पर की अंग्रेजी थोड़ा सा लगा देते हैं, क्या ऑन लगा देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं पर की अंग्रेजी सेंस, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आप गौर देखिए, लड़का कहाँ बैठा है, ध्यान रखिए कहाँ बैठा है, कुएं पर बैठा है। जब लड़का कुएं पर बैठेगा तो कुएं का सेंस तो ये पानी वाला हिस्सा ये होता है। लड़का जब भी बैठेगा इसके आसपास बैठेगा, या तो यहाँ बैठेगा, या तो यहाँ बैठेगा, या तो यहाँ बैठेगा। जब ऐसे सेंस में बच्चा कहीं बैठेगा तब हमेशा याद रखें पर की अंग्रेजी आप क्या लगाएंगे, एट लगाएंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया जब किसी चीज के इर्द गिर्द आसपास कोई चीज हो, उसके ठीक ऊपर नहीं होनी चाहिए। अगर बाई चांस आपने ऑन लगा दिया पर की अंग्रेजी, तो लड़का ठीक कुएं के ऊपर चला जाएगा, अंदर अब तुरंत हो जाएगा, क्या हो, इनटू हो जाएगा, गतिमान अवस्था में अंदर चला जाएगा। ऐसे सेंस में आप एट का प्रयोग वहां पर करना सबसे मस्त होता है। ऐसे कहा जाए भिखारी दरवाजे पर बैठा है, दरवाजे पर बैठा है, भिखारी दरवाजे पर बैठा। अब आप गौर देखिए पर की अंग्रेजी आ गई, अब फिर समस्या फंसेगी, पर की अंग्रेजी इन लगाएं, ऑन लगाएं, एट लगाएं। तो याद रखो, भिखारी दरवाजे पर बैठा है, तो दरवाजा आप जानते हैं ऐसे ही होता है, भिखारी कभी भी आएगा दरवाजे के आसपास बैठेगा, यहाँ दुआरी बैठ जाएगा, यहाँ बैठ जाएगा, यहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा। आप हमेशा याद रखिए, जब किसी चीज के आसपास कोई चीज हो तो पर की अंग्रेजी क्या लगाएंगे, एट लगाएंगे। कभी कभी ऐसे वाक्य दे करके आपको कह देता है कि नीचे दिए गए वाक्य में सही प्रीपोजिशन को पहचानिए, तब ऐसे में आप फंस जाते हैं, तो आप जो चुन लेते हैं ऑन। अगर आपने ऑन लगा दिया तो भिखारी चढ़ जाएगा उसके ऊपर, दरवाजे के ऊपर चढ़ जाएगा, फिर तो आपको समस्या हो जाएगी। इसलिए दरवाजे के इर्द गिर्द भिखारी बैठता है, तो आप क्या लगाएंगे, एट लगाएंगे। यहाँ क्या लगाएंगे, एट लगाएंगे। इस प्रकार से जो है एट का सेंस हो जाता है। अब मैं साथ में बता देता हूँ इनटू का सेंस किस सेंस में यूज होता है। तो इनटू का भी बहुत ही आसान चीज है, इनटू का प्रयोग। इनटू माने भी होता है में, या इनटू माने में या के अंदर, में या के अंदर के सेंस में ले आता है। तो इनटू माने में या के अंदर के सेंस में ले आता है। प्रायः इसका अर्थ यही होता है, लेकिन खाली जान लीजिए कि जब उछल कर कूद कर या गतिमान अवस्था में, ध्यान रखें इसको, उछल कर कूद कर या गतिमान अवस्था में किसी चीज के अंदर प्रवेश करे। मैंने तो उतना चीज लिखा है, यानी इनटू, या मैं लिख देता हूं, इनटू का प्रयोग कब होता है, इनटू का प्रयोग तब होता है जब कोई व्यक्ति, कोई वस्तु किसी चीज के अंदर उछल कर जाए या कूद करके चली जाए, या यानी कि गतिमान अवस्था में अगर उस चीज के अंदर प्रवेश कर रही है, तो गतिमान अवस्था में अगर प्रवेश कर रही है, हमेशा पर की अंग्रेजी या के अंदर की अंग्रेजी या में की अंग्रेजी, हमेशा आप इनटू का प्रयोग करिए। किसी भी कीमत पर एट, इन, आया, आन का प्रयोग पदार्थ मत करिए। ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं, जैसे आप डिसाइड, जैसे अपान वर्ड है,
ओवर वर्ड है, ऐसे वर्डों में जो है अक्सर कंफ्यूजन हो जाती है। बिहाइंड वर्ड है, ये सब प्रीपोजिशन है, बिहाइंड है, आफ्टर है, ऐसे तमाम वर्ड हैं इसमें भी कंफ्यूजन होती है। बिहाइंड, आफ्टर और बिफोर वर्ड है, बिफोर का भी सेंस आप थोड़ा सा इसमें भी कंफ्यूजन होता है। अक्सर अपॉन, ओवर और बिहाइंड का सेंस किताब से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आफ्टर का सेंस अक्सर किताब में कम जिक्र मिलता है, इसका किसी किसी किताब में आपको मिलेगा। आफ्टर माने अक्सर बच्चे क्या समझते हैं, बाद, और इसका क्या समझते हैं, पहले। अक्सर बच्चे यही समझते हैं, जबकि है जरूर निश्चित रूप से ये सही है, लेकिन यही नहीं होता बल्कि कुछ और भी होता है। जैसे आफ्टर माने बाद होता है, इसका प्रयोग आप किसी बात में कर सकते हैं, आप पहले का प्रयोग किसी बात में कर सकते हैं, लेकिन इसी का प्रयोग ध्यान रखें, जब किसी आफ्टर के प्रयोग मैंने 60 में मैं बता दूं आपको, आफ्टर का सेंस समझिए। आफ्टर जब कोई चीज किसी, आफ्टर देखिए ध्यान ध्यान से, बिफोर किसी चीज के पीछे, के पीछे, इसका अर्थ होता है के पीछे, लेकिन किस सेंस में, गतिमान सेंस में। इसको याद रखिए, बहुत 60 में बता रहा हूं इसको। जब किसी चीज के पीछे कोई चीज गतिमान अवस्था में हो, तब आप तुरंत समझिए किसका प्रयोग करना है, के पीछे के अंदर क्या लगाएंगे, आफ्टर। जैसे कहा जाए कि कुत्ता मेरे घर के पीछे दौड़ता हुआ गया, कुत्ता मेरे घर के पीछे से दौड़ता हुआ गया, या एक मोटरसाइकिल मेरे घर के पीछे से गई। अगर घर के पीछे से गई तो गतिमान अवस्था में गई, वहां के पीछे के लिए क्या लगाएंगे, आफ्टर लगाएंगे। अक्सर बच्चे क्या लगा देते हैं, बिहाइंड लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, बिहाइंड, क्योंकि जानते हैं बिहाइंड माने भी के पीछे होता है। यहाँ पर कंफ्यूजन बहुत तेजी से होती है। ये कंफ्यूजन वाले वर्डों के बारे में थोड़ा सा जिक्र कर दे रहा हूँ कि बिहाइंड माने भी के पीछे होता है, आफ्टर माने भी। ये जो होता है ये स्थिर अवस्था के लिए प्रयोग होता है, ध्यान रखें, ये स्थिर अवस्था के लिए प्रयोग होता है बिहाइंड का प्रयोग, और आफ्टर का प्रयोग के पीछे की अंग्रेजी तब लिखी जाती है जब वह गतिमान अवस्था में हो। ऐसे ही इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, ये दोनों वर्ड हैं। इन फ्रंट ऑफ, ये भी ध्यान देखिए, ये आपका फ्रेज, ये फ्रेज प्रीपोजिशन है। इन फ्रंट ऑफ का होता है के सामने। क्या प्रयोग होता है इसका, क्या अर्थ होता है, के सामने। ये भी क्या होता है, स्थिर अवस्था में प्रयोग होता है। ध्यान रखें, ये के पीछे था तो स्थिर अवस्था में था, ये के आगे यानी के सामने है और लेकिन स्थिर अवस्था में। लेकिन इसका अपोजिट कौन यूज होता है, अगर बाई चांस यहाँ स्थिर की बात हो गई, अगर गतिमान की बात हो जाए तब आप क्या लगाएंगे, तब आप गतिमान की बात आ जाए तब आप इन फ्रंट आप नहीं लगा सकते, तब ये वर्ड आपको लगाना पड़ेगा, बिफोर वर्ड आपको लगाना पड़ेगा, बिफोर वर्ड लगाना पड़ेगा, जिसका अर्थ भी क्या होता है, के सामने। यानी जब किसी चीज के सामने कोई चीज गतिमान अवस्था में हो तब आप बिफोर लगाइए, जब किसी चीज के पीछे गतिमान अवस्था में हो आफ्टर लगाइए, स्थिर अवस्था में पीछे की बात कही जाए बिहाइंड लगाइए, और अगर स्थिर अवस्था में आगे की बात कही जाए इन फ्रंट आप लगाइए। इस प्रकार जो प्रीपोजिशन मैंने स्टार्ट में आपको थोड़ा सा बता दिया, अगर इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो आप बाद में कमेंट करके आप समझ सकते हैं। ये जो है प्रीपोजिशन, बहुत सारे प्रीपोजिशन हैं और उनका अलग अलग प्रकार से प्रयोग होता है। बाकी चीजें जो मैं नहीं बता पा रहा हूँ या जो मैं